मुझे इल्म न था कि मैं जिस घर को अपना समझती हूँ वो मेरा घर नहीं है। जिन वालिदैन को अपना माँ बाप जानती हूँ वो मेरे सगे माँ बाप नहीं थे। मुझे गोद लिया गया था। एक असुदा हाल जोड़े ने औलाद की ख्वाहिश पूरी करने की खातिर मुझे गोद ले लिया था। किसी ने नहीं बताया था कि मैं कहाँ से आई हूँ और किनके जिगर का टुकड़ा हूँ। जब होश संभाला माँ चल बसी, जिसने मुझे गोद लिया था, जिसने औलाद से बढ़कर प्यार दिया था, जो मेरे लाड उठाते न थकती थी। अफसोस बड़ी चाहत से मुझे गोद लेने वाली उस वक्त कैंसर की मर्ज का लुकमा बन गई थी। उस वक्त मैं सिर्फ 2.5 साल की थी। वालिद एक और औरत को ब्याह कर ले आए थे जो मेरी माँ कहलाने लगी थी। शुरू में उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन ये मेरी पहली माँ की तरह बांझ तो नहीं थी। उन्हें अल्लाह ने यके बाद दीगरे 2 बेटे और 2 बेटियों से नवाज दिया था, तो मेरी जगह उनके दिल में कहाँ रहती। उनकी ममता अपने बेटों के लिए और अपनी बेटियों के लिए थी। वो मुझसे ऐसा बर्ताव करने लगी जैसे मैं उनके घर की बेटी नहीं। ये हकीकत थी, मगर ये बात मुझे तो नहीं पता थी। वालिद ने हर किसी को सख्ती से मना किया हुआ था कि उसको हरगिज ये ना पता चले कि ये सौतेली है। ये हकीकत मुझसे हर किसी ने छुपाए रखी, क्योंकि वालिद साहब का घर वालों पर रौब था। उनसे सभी डरते थे। हमसायों तक को इल्म नहीं था कि नई कोठी में जो मियाँ आए हैं मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ, क्योंकि वालिदैन ने वो पुराना घर छोड़ दिया था। वहां के लोग मेरे कानों में सच्चाई का जहर घोल दें। उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी यही कहा था कि ये हमारी बच्ची है, उसने हमसे ही जन्म लिया है। अगर मुझे अपने पसे मंजर का इल्म होता तो शायद मैं इस कदर उलझी हुई और दुखी न होती। माँ और बहन भाइयों के बदलते हुए रवैये मुझे खुद अपने लिए सवालिया निशान बना देते थे। वालिद साहब का कारोबार था, इसी वजह से वो कभी पाकिस्तान और कभी दुबई में होते थे। जब दुबई जाते तो हमें भी साथ ले जाते थे। हम बड़े हो गए तो उन्होंने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। तब वालिदा ने कहा कि अब हम अपने वतन में ही रहेंगे ताकि बच्चे सुकून से तालीम हासिल करें। उन दिनों में 8वीं में थी जब हम लाहौर शहर आ गए। वालिद साहब ने लाहौर में ही अपना कारोबार जमाने की कोशिश की। शुरू में तो बिजनेस ने तेजी से तरक्की की, मगर फिर शहर के हालात ऐसे हो गए कि उनका कारोबार पहले जैसे ना रहा था। माली हालात खराब हो जाएं तो सरबरा के लिए एक इम्तिहान होता है। वालिद ने हमेशा अहले खाना का बहुत ख्याल रखा और हम सबकी परवरिश नाजो नेम से की थी। जब मुआशी फिक्रों ने गेड़ा तो वो परेशान रहने लगे। वालिदा भी तंग दस्ती की वजह से परेशान और चिड़चिड़ी हो गई थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती। ताहम मैं उस वक्त हैरत में डूब जाती जब वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालती और दूसरे बच्चों को कुछ भी नहीं कहती थी। पहले तो मैं यही समझती थी कि बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, तभी मुझ पर गुस्सा करती है। लेकिन जब बात पे बात मुझे कोसने लगी और हाथ उठाने लगी तो मैं अंदर से टहल गई और सहमी सहमी रहने लगी। माँ के तेवर बदलते हैं, बहन भाइयों का रवैया भी मुझसे बदलने लगा। वो अजनबी से हो गए। समझ नहीं पाती थी कि मुझसे क्या गलती हो गई है। गलती कोई करे सजावार में ठहराई जाती। जब मुसलसल घर के एक बच्चे के साथ माँ या दूसरे अफराद का रवैया ऐसा हो तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। पता होता है कि मैं उनकी कुछ नहीं लगती, या ये कि सुतेली माँ और सुतेले बहन भाई हैं, तब तो लाजमन खुद को संभाल पाती, तसल्ली दे देती कि ये सुतेले होने की वजह से ऐसा करते हैं, या ये कि मैं गोद ली गई हूँ मगर ये तो मेरे अपने थे, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सवाल अब हर लम्हा नाग की तरह मेरी रूह को डंग मारने लगा। बहुत सोचा समझ में आ गया कि वालिद के कारोबार में नुकसान इसी वजह से नहीं है। माँ का चिड़चिड़ापन भी बेसबब तो नहीं, सिर्फ मेरे लिए है। तभी मैंने पढ़ाई से दिल उठा लिया। खाना पीना बराए नाम रह गया। रोज ब रोज मैं मुरझाती जा रही थी, रोती और सिसकती थी, आहिस्ता आहिस्ता मर रही थी, मगर किसी को अपना दुख दर्द बता नहीं सकती थी। कोई मेरा हमदर्द नहीं था सिवाय सोनिया के।
जिसका घर हमारे घर के सामने था। बचपन से हमारा उनका घर आना जाना था। उनके वालिदैन मुझसे ऐसे ही प्यार करते थे जैसे सोनिया से। मैं उनकी बेटी की बचपन की सहेली थी और हम जमात भी थी। अब मेरा जब भी जी घबराता था मैं उनके घर चली जाती थी। रोने को दिल करता तो भी उन्हीं के घर जाती। अब्बू के डर से अम्मी मुझे उनके घर जाने से रोक तो नहीं सकती थी, लेकिन किसी भी बात का गुस्सा हो वो किसी बहाने से निकाल तो लेती ही थी। सोनिया के अब्बू अंकल साद मेरे अब्बू के पुराने और गहरे दोस्त थे। उन्होंने ही ये कोठी वालिद साहब को खरीद कर दी थी ताकि दोनों दोस्त करीब रहें। जब मैं दुखी होती सोनिया के घर जाकर सुकून मिल जाता। उसकी माँ प्यार से बात करती और सोनिया मेरी दिलजोई कर देती। मैं उन्हें ये कभी नहीं बताती थी कि माँ के रवैये से शाकी हूँ। बहनों का कहती कि दोनों बहनें छोटी हैं, मुझे तंग करती हैं, तभी रोना आ जाता है। सोनिया की अम्मी मुझे समझाती थी, बेटी बहन भाई तो ऐसे ही होते हैं ना समझ, उनको तो माफ कर दिया करो, तुम बड़ी हो। उनके लबों से निकले हुए शफकत के दो बोल ही मेरे रुश्ते रस्मों से पुरसकून बन जाया करते थे। वक्त गुजरता गया। मैंने मैट्रिक के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया। भाई साकब की शादी जल्दी हो गई जबकि वो जेरे तालीम ही थे। अपनी क्लास फेलो से इश्क हो गया तो वालिदैन ने रिश्ता तय कर दिया ताकि ये सुकून से पढ़ ले। सालाना इम्तिहान में 2 माह रह गए थे कि साकिब ने वालिदैन को मजबूर किया कि उसकी शादी सारा से कर दें वरना वो पेपर्स नहीं देगा। अम्मी अब्बू ने सोचा कि पहले या बाद शादी तो करनी है, चलो अभी कर देते हैं। उन्होंने निकाह के लिए रस्म कर दी और समझाया कि सालाना इम्तिहानात के बाद सारा को रुखसत करके ले आएंगे। शादी हो गई तो चंद दिन घर में सुकून रहा। फिर भाभी ने तकाजा शुरू कर दिया कि हमने अलग घर में रहना है। तभी भाई साकब ने वालिदैन से कहा कि जायदाद से मेरा हिस्सा दे दें। माँ बाप बेचारे तो हर हाल में कुर्बानी देते हैं ताकि बच्चों की जिंदगी अच्छी गुजरे। अब्बू ने जायदाद बेचकर बेटे को हिस्सा दे दिया और बाकी रकम कारोबार में डाल दी। अल्लाह ताला ने मेरे वालिद की कुर्बानी का ये सिला दिया कि उनका बिजनेस फिर से मुनाफे की राह पर चल पड़ा और माली हालात रफ्ता रफ्ता फिर से संभलने लगे। माली हालात में बेहतरी हुई लेकिन मेरी वालिदा का रवैया मुझसे वैसा ही रहा, उसमें भी बिल्कुल बेहतरी नहीं आई। हालांकि मैट्रिक के बाद मैं तमाम तर वक्त घर पर ही होती थी और अम्मी जान का बहुत ख्याल रखती थी। घरेलू कामों में उनका हाथ बटाती, उनके साथ अदब से बात करती, कभी उनकी नाफरमानी नहीं की, मगर अपने और उनके दरमियान नफरत को न मिटा सकी। मेरे लिए सुकून का गहवारा एक सोनिया का घर था। वालिदा को मेरा वहां जाना भी अच्छा न लगता था, लिहाजा अब मैं उनके घर भी कम ही जाती थी। एक दिन माँ ने मुझे झिड़का में रोने लगी तो हमारी एक बहुत ही पुरानी मुलाजमा थी, उन्होंने चुप करवाया और सरगोशी में बोली, लगता है तुम इनकी बेटी नहीं हो। मुलाजमा की ये बात मेरे दिल में उतर गई। सोचती कहीं ये बात सच ही ना हो, बस मेरे दिल में ये वहम बैठ गया। एक दिन मैंने बातों बातों में अपनी बहन से यही फिक्रा कह दिया कि तुम लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लगता है कि अब्बू मुझे यतीम खाने से उठा लाए हैं। उसने फौरन जवाब दिया, ठीक ही तो है, यही बात है कि तुम हमारी बहन नहीं हो, वाकई तुम अब्बू की बेटी नहीं हो, वो तुम्हें यतीम खाने से ही लाए थे। वो तो मुझे चराने को कह रही थी लेकिन मेरा दिल अब ये बात जटलाने पर आमादा नहीं था। दूसरी बार बहन से लड़ाई हुई तो अम्मा के मुंह से निकल गया कि ये हमारी बेटी नहीं है, अगर होती तो यूं छोटी बहन से हसद न करती। उनका ऐसा कहना था कि आंसू मेरे गालों से बहने लगे और मैं बेइख्तियार घर से निकलकर सोनिया के घर चली गई। जो ही उनके घर दाखिल हुई सामने ही एक लड़का मिल गया जो शायद घर से बाहर जा रहा था। वो मुझे देखते ही ठठक गया लेकिन मैं उसकी मौजूदगी के एहसास से अपने चेहरे पर बहते आंसू को हाथों से पोंछती जा रही थी। मुझे नहीं मालूम कि ये सोनिया की फुफ्फो का बेटा था। ये गांव से शहर पढ़ने आया हुआ था और उनके घर क़याम पजीर था, क्योंकि काफी दिनों से इधर नहीं आई थी, लिहाजा पहली बार उससे सामना हुआ था, वो भी इस हाल में कि मैं रोती हुई आ रही थी।
वो हैरत की तस्वीर बना मुझे देखता रहा। सोनिया मुझे रोते पाकर बाजू से थामकर अपने कमरे में ले गई। तसल्ली देने के बाद बोली, नादान, हमारे घर में मेहमान है। मेरा फुफ्फोजाद अरसलान क्या सोचेगा कि सोनिया की दोस्त को ऐसा क्या गम लगा है। मुझे लगा कि सोनिया मुझे कम हौसला कहकर शर्मिंदा कर रही है, क्योंकि वो भी रोज रोज मुझसे घर वालों का शिकवा सुनकर तंग आती जा रही थी। अपना दुख तो अपना होता है, कोई कब तक बांट सकता है। सोनिया की मेहरबानी थी कि वो मेरी दिलजोई करती थी, वरना दूसरे तो यही समझते कि कसूर मेरा ही होगा। भला सगी माँ और बहन भाई हर वक्त क्यों मुझे लान तान करेंगे। इस रोज के बाद जब भी मैं सोनिया के घर जाती, अरसलान किसी न किसी बहाने वहां आ जाता। हम दोनों भी वहीं बैठी होती। इस बात को सोनिया ने महसूस कर लिया। एक दो बार उसने अपने कजन को इशारतन मना भी किया कि दो सहेलियों के बीच आकर बैठ जाना मुनासिब बात नहीं है, मगर वो बाज ना आया। शायद उसका दिल उसके काबू में नहीं रहता था। शुरू में मुझे भी अरसलान का अपने साथ बैठना अजीब लगता था, लेकिन फिर उसकी बातें अच्छी लगने लगी। वो समझाता था कि जिंदगी के रास्ते अगर टेढ़े मेढ़े हों तब भी इंसान उन पर चलना नहीं छोड़ता। हिम्मत और हौसला ही इंसान को अजमत की तरफ लेकर जाता है। उसकी बातें मेरा गम आधा कर देती। यूं मुझ में जिंदा रहने की उमंग जागने लगी। अब घर में जो भी सलूक होता, मैं हर बात को सह जाती और इतनी दुखी न होती जैसे पहले हुआ करती थी। ये सोच लिया कि अम्मी की आदत ही इसी तरह की है, मुझे इतना महसूस नहीं करना चाहिए। गोया अरसलान का मिलना मेरे लिए एक जिंदगी की नवीद थी। मैं खुश रहने लगी, रंगत निखरने लगी। पहले खाना अच्छा नहीं था, अब वक्त पर खाना खाने लगी। प्यार के लिए तरसी हुई रूह को शायद मोहब्बत मिल गई थी। मेरा एतमाद बहाल होने लगा। जब अरसलान गांव जाता तो मैं बेचैन हो जाती। माँ सोनिया के घर जाने से रोकती, मैं न रुकती। मौका पाते ही उनके घर जा बैठती। वो वालिद से शिकायत करती तो वालिद जवाब देते कि कोई बात नहीं, मेरे दोस्त का घर है, उनकी बच्ची इसकी बचपन की सहेली है, दोनों साथ खेल कूद कर बड़ी हुई हैं, उसे सोनिया से मिलने से न रोका करो। वालिद की हमायत से अम्मी बुझकर रह जाती। वो मुझे सब बच्चों से ज्यादा चाहते थे। ये और बात थी कि उन्हें टाइम नहीं मिलता था कि घर में हम बच्चों के साथ वक्त गुजारते और उन्हें पता चलता कि माँ का रवैया मेरे साथ कैसा है। अरसलान ने मुझे यकीन दिलाया कि जब वो तालीम मुकम्मल कर लेगा तो उसके वालिदैन मेरा रिश्ता मांगने आएंगे और वो मुझसे शादी करके मुझे अपने गांव ले जाएगा। वो अपने गांव और वहां की जिंदगी की इतनी तारीफें करता कि मेरा भी दिल करता कि मैं गांव देखूं। बहरहाल उसके वादे पर मैं खुश रहने लगी कि अब वो मुझे ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा और हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखेगा। अब मैं अरसलान की हर बात का ऐसे यकीन करने लगी जैसे वो ही मेरा पासदार और गमगुजार हो। यकीन हो गया था कि वो बहुत जल्द खुशियों बड़ी जिंदगी देने वाला है। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, उसकी तालीम मुकम्मल हो गई और वो इंजीनियर बन गया। बिल आखिर एक रोज वो अपने गांव लौट गया। वो गया तो फिर उसने पलट कर नहीं देखा। उसके सारे वादे रेत की दीवार साबित हुए। मेरे इत्मीनान का महल उसकी बेइत्मीनानी से चकनाचूर हो गया। अब मैं फिर उदास रहने लगी। बात बात पर आंखें भर आती थी। सोनिया मुझे समझाती कि उसे भूल जाओ, गांव वाले शहर आकर शादियां नहीं करते। हमारी फूफो उसकी शादी अपनी बहन की बेटी से करने का इरादा रखती है। मगर मुझे तो अरसलान पर यकीन था, जिसने मुझसे वादे किए थे कि वो मेरी जिंदगी से उदासी की सारी परछाइयां दूर कर देगा। एक दिन अम्मी ने मेरी शिकायत लगाई तो अब्बू ने भी बुरी तरह डांट दिया। तब मेरा दिल रेजा रेजा हो गया। वालिद की झिड़कियों ने मेरा मान पारा पारा कर दिया और मैं बगैर सोचे समझे घर से निकलकर सोनिया के घर चली गई। उसे बताया कि अरसलान के गांव जा रही हूँ। वो मजाक समझी। मुझे अरसलान ने बताया था कि कौन सी गाड़ी किस वक्त उनके गांव जाती है। मुझे गांव का नाम भी पता था। मैं जाकर गाड़ी में बैठ गई और गांव का नाम लिया। 5 घंटे बाद उसका गांव आ गया। गाड़ी से उतरकर एक तांगे वाले के पास गई।
और अरसलान के वालिद का नाम लिया तो बोला, बीबी तांगे पर बैठो, मैं तुम्हें उनके घर पहुंचा देता हूँ। वो घर पर नहीं था। उसकी वालिदा ने खंदा पेशानी से बात की और अपने पास ठहरा लिया, खाना वगैरह दिया। उधर घर वालों ने मुझे ढूंढा। सोनिया से वालिद ने पूछा। वो बोली, अंदलीब अरसलान से बात करती थी, हो सकता है कि वो उसके गांव चली गई हो। सोनिया का अंदाजा सही था क्योंकि वो मेरी बेताबी को समझती थी। अब्बू अंकल साथ के हमरा उसके गांव आ गए और मुझे वापस ले गए। अब तो घर मेरे लिए कैद खाना बन गया। वालिद भी मुझसे नाराज हो गए। एक दिन उनकी मोहब्बत का आसरा था, वो भी जाता रहा। वो कहते थे कि तुम्हारी माँ ठीक तुम्हारी शिकायतें किया करती थी। मैं उसकी बातों पर कान नहीं धरता था कि बच्ची है, ना समझे की उम्र में है। लेकिन तुमने तो हद कर दी, मेरी और मेरे खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया। मेरे घर से निकलना बंद हो गया था। घर में कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। सोनिया से भी नहीं मिल सकती थी, जबकि चाहती थी कि एक बार अरसलान से मिलूं और अपने दिल की बात उस तक पहुंचाऊं, क्योंकि गांव जाकर भी उससे ना मिल सकी थी। जब कुछ ना बन सका तो मैं मौका पाकर एक बार फिर घर से निकलकर अरसलान के गांव चली गई, उसे वो वादा याद दिलाने जो उसने मुझसे किया था। अरसलान ने कहा कि तुम्हें बिल्कुल यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ के माहौल को नहीं जानती। मेरा वादा भुला दो, मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरी मंगनी खाला की बेटी से हो गई है। ये रिश्ता अब टूटने वाला नहीं है। वालिदैन जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, मैं उनसे दूर भागकर नहीं जा सकता। तुम वापस लौट जाओ। मैं ना उधर की रही ना इधर की, अब जाती तो कहाँ जाती। उसके वालिदैन भी मुझे कबूल करने पर तैयार नहीं थे। एक रोज बाद ही मेरे वालिद अंकल साथ के साथ दोबारा गांव आ गए। इस बार अंकल ने मुझसे बात की और समझाया कि वापस चलो, मैं जरूर तुम्हारे मसले का हल निकालूंगा, अपनी बहन को राजी करूंगा और तुम्हें इज्जत से रुखसत करके यहाँ लाएंगे। गर्ज वो समझा बुझाकर मुझे वापस ले आए। मैंने अपने घर से जाने को इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया। मेरे वालिदैन को भी समझाया कि फिलहाल उसे कुछ मत कहो, बल्कि उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो। वालिद ने अपने दोस्त से जिक्र किया, उनका बेटा बाहर से पढ़कर आया था। वो लोग अंकल के घर आए, मुझे देखा, पसंद किया और चले गए। फिर वालिद से मेरा रिश्ता मांग लिया, उन्होंने हाँ कर दी। अब मुझे राजी करना अंकल के जिम्मे था। अंकल और आंटी कई दिन मुझे समझाते रहे, बेटी सारी बात इज्जत की होती है। जब अरसलान ने ही तुम्हें धोखा दे दिया है तो फिर तुम किस वजह से वहां जाकर अपनी बेइज्जती करवाने पर तुली हुई हो। जरा सोचो कि इसमें हमारा तो कोई फायदा नहीं है। हम किसी और से शादी तुम्हारी जबरदस्ती कर दें, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। घर जाकर अब तुम्हें वो इज्जत नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुम 2 बार भाग चुकी हो। बेहतर है कि हमारा कहा मान लो और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। अल्लाह इतनी खुशियां देगा, तुम सारे दुख भूल जाओगी। अगर अरसलान राजी होता तो हम खुद उसके साथ तुम्हारी शादी कर देते, लेकिन वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। इसलिए उसके झूठे वादे के पीछे पागल मत बनो। उनके समझाने से बात समझ में आ गई। मुझे गैरत आई कि जो मुझसे भाग रहा है, मैं आखिर क्यों उसके पीछे भागूं। अपने प्यारे बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। तब मुझे खुद से बहुत शर्म आई। मैंने कहा, अंकल, अब्बू जो चाहे जहां चाहे मेरी शादी कर दें। मैं अब्बू से बहुत शर्मिंदा हूँ और उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। अंकल खुश हो गए। उन्होंने अब्बू को बुलाया और कहा कि मुझे माफ कर दे। अब्बू अपनी नाराजगी भूल गए और उन्होंने फिर मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे माफ कर दिया। यूं मेरी शादी अंकल से हो गई। वो बहुत अच्छे और पढ़े लिखे इंसान हैं और उन्होंने मुझे जिंदगी की सभी खुशियां दी। उनके वालिदैन से मुझे इतना प्यार मिला जितना अपने वालिदैन से भी नहीं मिला। एक दिन अब्बू की वफात के बाद एक बहन हमारे शहर आई जो बैरूने मुल्क रहती थी। उनकी जुबानी मुझे पता चला कि मैं उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि उन्होंने मुझे गोद लिया था और मुझे गोद लेने वाली मर गई थी। मगर अब्बू ने मुझे प्यार दिया था, बाप से भी बढ़कर प्यार दिया था। दूसरी माँ को भी इल्म था
کہ मैं अब्बू की सगी बेटी नहीं हूँ, तभी वो मुझे प्यार नहीं दे सकी। फुफ्फो ने कहा कि तुम ये बात भुला दो, अल्लाह ने तुम्हें अब सब कुछ दे दिया है। फुफ्फो के बताने से मेरे दिल का बोझ बिल्कुल हल्का हो गया। भला गैरों से क्या गिला करना, दुख तो मुझे इसलिए था कि वो मेरी वालिदा है, मगर अब मेरा दिल बिल्कुल पर की तरह हल्का हो गया था। सच है, अगर इंसान की जिंदगी में एक महरूमी होती है तो उसकी जगह अल्लाह कोई ना कोई खुशी भी दे ही देता है। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। मजीद ऐसे